स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली चैप्टर खत्म हो चुका है। वॉट एवर डाउट्स यू आर हैविंग यू कैन आस्क मी। ओके, मॉड्यूल से या फिर तुम्हारा जो टेस्ट पेपर था एक लास्ट वीक में जो एक हुआ है वहां से कहीं से यू कैन आस्क मी द डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 33 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन इज गिवन, वो वाला क्वेश्चन नंबर 33। The question says you are having 4.2 gram nitride ion. 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन का मतलब इसके कितने मोल्स है दैट वी कैन आइडेंटिफाई। सो मोल्स ऑफ नाइट्राइड आयन विल बी इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय इसका अपना ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम आयनिक मास बोल लो, दैट इज 14 ग्राम, है ना, that is 0.3, and every nitrogen is having 5 valence shell electron, so N3 minus will have 8 valence shell electrons, है ना। So valence shell electron in each nitrogen is 5, so valence shell electron in each N3 minus that will become 3 extra again, so that's why it will become 8. यस सर सही है। Moles of valence shell electrons will be 8 into 0.3, that is 2.4. So अगर नंबर पूछेगा तो that much into Avogadro number. So number of valence shell electrons will be 2.4 times Avogadro number. That will be the answer. Next बताओ सर 23rd वाला 23rd इसी में FB objective. यस Okay, which one of the following sample contains the largest number of atoms? जिसके पास largest mole of atoms होगा उसके पास largest number of atoms भी होगा, क्योंकि mole से number में जाने के लिए just Avogadro number से multiply होता है ना। If you can calculate किसके पास largest moles of atoms है, that will have also largest number of atoms, है ना। So if you see 23 में it is asking largest number of atoms, तो A option में बोल रहा है you are having 2.5 mole CH4. Each molecule is having 5 atoms, है ना। So each mole of molecule will have 5 moles of atoms. So 2.5 moles will have 2.5 into 5 mole atoms. That is 12.5 mole atoms. B option में जाते हैं। B option is saying 10 mole helium. So 10 mole helium will have 10 mole atoms, है ना। helium is monoatomic, एक एटम ही है, so 10 mole helium means 10 mole atoms. C में जाते हैं। C is saying 4 mole SO2, 4 mole SO2. So each molecule is having 3 atoms, so 4 mole will have 4 into 3 mole atoms. That means 12 mole atoms. And D में you are having 1.8 mole S8, 1.8 mole S8. Each molecule is having 8 atoms, so 1.8 mole will have 1.8 into 8 mole atoms. So that is 14.4 हो जाएगा. So it is asking highest largest number of atoms, तो वो इसके पास है, D option. सर हाँ जी, सर वो जो टेस्ट हुआ था उसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? खाली ऑप्शन ही चाहिए, बाकी सब चले। देखने तो कौन सा एडवांस वाला पूछ रहा है। 11.2 लीटर। पहला ऑप्शन तो राइट नहीं है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में बोला 22 लीटर ऑफ N2 at 1 atm, तो इसमें 1 मोल N2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी नहीं होगा। तीसरा हो जाएगा थर्ड वन सी। सर 1 ग्राम एटम मतलब ग्राम एटम कितनी बार बताया, ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम्स, मोल ऑफ एटम्स, है ना। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयन मींस मोल ऑफ आयंस।
है ना? सर इसमें 2.5 मोल मल्टीप्लाई 5 क्यों कर रहे हो 2.5 इसमें फर्स्ट ए में एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम? 2.1 मॉलिक्यूल वही सर कैसे पता करे कि एक मॉलिक्यूल के पास कितना है कितना? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, कितने एटम हुए? फॉर्मूला देखिए ये हाँ, तो कार्बन का 12 होता है ना लेकिन एटॉमिक मास क्या क्या फिर से? कार्बन का तो एटॉमिक मास 12 होता है ना दैट्स ओके, लेकिन हम नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। सर तो ये नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले आप One molecule is having one carbon atom and 4 hydrogen atoms, है ना? अच्छा हाँ सर हाँ सीधा ऐड कर दिए ठीक है सर समझ गए हाँ सर नोट कर लो। Sir, हाँ जी, sir, can you please come on page number 101 on the module? पेज नंबर नहीं बोलो, मेरे को सेक्शन बोलो, क्योंकि मेरे पास पुराना मॉड्यूल है, इट विल हैव डिफरेंट पेज। Sir, example. अच्छा, एग्जांपल में Example number 24. 25, sorry, 25. 25। So, mass volume analysis के नीचे. ओके, उसके नीचे है, तो बहुत कुछ। ओके, 25 ना? हाँ, नाउ टेल मी व्हाट इज योर डाउट? सर यहाँ पे हमें मास दिया हुआ है पोटेशियम क्लोराइड का। सर मैंने उसको मोल्स में कन्वर्ट किया। दैट्स ओके। सर फिर मैंने उसकी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से कंप्लेन किया। कंपेयर किया। सर कंपेयर करने के बाद इसमें हम लोग को लिमिटिंग रीजन्स का कोई भी नहीं बात आते। लिमिटिंग रिएक्टेंट सवाल तब आता है जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो। क्या एक से ज्यादा रिएक्टेंट है? सर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं कंसीडर करेंगे। ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट है ना, KCl और O2 तो प्रोडक्ट है ना। नो सर, व्हाइल कंबशन वेयर इज द कंबशन रिटन? वी आर हीटिंग इट राइट। हीटिंग मींस नॉट कंबशन। हीटिंग मींस सिंपली हीट कर दिया रख के। हीटिंग इज नॉट कंबशन। ओके सर। देखो ना, जो लेफ्ट साइड में वो रिएक्टेंट होता है ना, लेफ्ट साइड में देयर इज ओनली KClO3, देयर इज नो O2। O2 इज ऑन द राइट साइड, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। यस सर, आई गॉट इट। सो एनी अदर डाउट? 36 में 36 में मैंने बी सिलेक्ट किया था और रिपोर्ट में सी आया, मतलब मैंने सी सिलेक्ट किया वैसे बता रहा हूं। 36 उसमें मैंने बी सिलेक्ट किया था, वो राइट है। वो रिलेटिव डेंसिटी वाला नहीं, CHO मतलब वो 36 एम्पिरिकल वाला, एम्पिरिकल। let me see. 60 gram of an organic compound containing CH and O atoms on complete combustion gave 88 gram CO2 and 36 gram CO2 H2O. The empirical formula of the compound is, let's see that. CHO है, मैंने वही सिलेक्ट किया था लेकिन रॉन्ग आ गया पता नहीं। देख लेते हैं ना क्या राइट है। कंबशन की बात कर रहा है, कंपाउंड मान लो CXHY OZ है ना, ऐसा लिखा हुआ है। और हम लोगों ने इसको बैलेंस करना सीखा था, XCO2 प्लस Y/2 H2O, एंड देन इसको अगर यहां से बैलेंस करें तो इट विल बी X प्लस Y/4 प्लस माइनस Z/2, है ना, ऐसी बैलेंसिंग होती थी। तो इससे कितना CO2 मिला है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नलिनी तुमने अटेम्प्ट नहीं किया था तो पेपर लेके ऑनेस्टली खुद से पेपर की तरह एटलीस्ट दे दो एंड मेक दैट हैबिट की टेस्ट जिस समय हो उसी समय देना चाहिए, तो यू विल गेट दैट डेवलप दैट टेम्परामेंट ऑफ गिवन टेस्ट। लेकिन अगर छूट गया है, कुछ इमरजेंसी रह गई होगी तो चलेगा, तो बाद में दे लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। घर पे बैठ के ऑनेस्टली बैठ के उसको, पेपर तुम्हारे सामने है तो यू गिव इट ऑनेस्टली, है ना। चलो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे कि मोल्स ऑफ CO2 जितना बना है डिवाइडेड बाय X will be equal to moles of H2O divided by Y/2, and that will be moles of this compound CXHYOZ divided by 1, है ना। ये तो मोल कंसेप्ट में स्टोइकियोमेट्री में सीखा है। तो पहली बात CO2 का मास दिया हुआ है, H2O का मास दिया हुआ है, उसी से XY का रेशियो मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले इस दोनों को लेते हैं, बाद में फिर इसको देखेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दिया हुआ है 60 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलो उसको दिए। सो यहाँ पे पूछ रहा है 88 ग्राम CO2 दिया हुआ, तो 88/44 will be moles of CO2, है ना, टोटल मास अपॉन GMM बाय X will be equal to H2O का मास दिया हुआ है 36 ग्राम, तो 36/18 डिवाइडेड बाय Y/2, एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसका मास टोटल 60 दिया हुआ है, मान लो कि इसका मॉलिक्यूलर मास इज m, तो GMM m ग्राम हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से देखो दो रिलेशन आ गए, 2/x इक्वल्स, देखो ये 2 और 4, तो 4/y equals 60/m,
तो ये एक रिलेशन अगर होल्ड करते हो तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2y इक्वल 4x, दैट मीन्स y इज 2x। तो तुमको देखना है कौन से ऑप्शन में y जो है x का डबल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में देखो x y का डबल है, दैट इज उल्टा। दूसरे ऑप्शन में a और b में 1 और 1 दिया हुआ है ना, b में C1H1 दिया हुआ है, दैट इज नॉट वैलिड। तीसरे ऑप्शन में CH2 है, वहां पर वो चीज वैलिड और चौथे में नहीं। इतने से ही निकला है, इसका काम भी नहीं करना पड़ा गया ना। इज इट ओके? और बाद में हाँ जी बोलो। इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे निकालते हैं उस टाइप से। रिपीट करो फिर से, क्या बोला? ब्रेक हो रही थी आवाज। सर इंपेरिकल फॉर्मूला आपने जैसे निकालने को बताया था, वो कॉलम्स बना के, वैसे नहीं निकाल सकते? वो भी कर सकते थे, लेकिन उसमें कार्बन का मास फिर तुमको निकालना पड़ेगा, है ना, कि कार्बन कितना है उसमें। सर नंबर ऑफ ओके मोल्स इन सर। CO2। ठीक है, या फिर नंबर पीओएसी भी लगा के कर सकते हो। कार्बन पे पीओएसी लगाओ, हाइड्रोजन पे पीओएसी लगाओ, एक्स और वाई का रिलेशन वहां से भी आएगा। सर आंसर बी है ना? सी आएगा ना। चलो, एनी अदर डाउट? Sir, question number 34. 34. Okay. What weight of CaCO3 must be decomposed to produce sufficient quantity of carbon dioxide to convert 21.2 kg of Na2CO3 completely into NaHCO3? अब देखो दो रिएक्शन आ गए, सीरीज ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है ना, तो देखते हैं। दिस इज सीरीज ऑफ रिएक्शन 34 में। क्वेश्चन सेज CaCO3 को हीट करना है, और इसको हीट करने से CaO प्लस CO2 बनता है, और ये CO2 जो है दूसरे रिएक्शन में यूज हो रहा है। दैट रिएक्शन इज Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O गिविंग 2 NaHCO3। ठीक है, इट इज सेइंग ये कितना चाहिए, व्हाट क्वांटिटी, एंड ऑप्शंस आर इन केजी। तो मान लो ये x kg, ठीक है, x kg चाहिए, and this is saying to convert 21.2 kg of this thing, इसको कन्वर्ट करना है। तो x kg से कितना CO2 आएगा वो निकाल लेंगे, और देखेंगे उस CO2 के लिए इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो स्टेप वन में x इंटू 1000, दैट इज द टोटल मास, डिवाइडेड बाय इसका 100 होता है GMM, है ना, एंड होल डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू moles of CO2 produced divided by 1. So that gives you moles of CO2 produced will be 10x, और ये 10x moles जो है वो sufficient होने चाहिए इसके लिए। तो इस रिएक्शन को देखो, ये बैलेंस्ड है और यहाँ भी कोफिशिएंट 1 and 1 है। तो स्टेप 2 में हम लोग बोलेंगे moles of Na2CO3 divided by 1 should be equal to moles of CO2 consumed divided by 1, and that says moles of Na2CO3 कितने हैं, तो 21.2 का मतलब है 21,200 ग्राम डिवाइडेड बाय, इसको देखोगे तो 106 आ जाए इसका मॉलिक्यूलर मास, तो 106 is the molar mass, so that will be equal to moles of CO2 and that is 10x। तो यहां से x आ गया, ये देखो यहाँ 200 आ रहा है, तो 200 से 20 आ, ठीक है, 20 kg चाहिए। सो हम लोग बोलेंगे 20 kg ऑफ CaCO3 is required, and that is I think option number B, है ना? Okay, sir. Thank you. है ना? Okay. Any other doubt? Sir, can you do 37? 37. Okay. Yes, sir. 37 is saying a 10-gram sample of a soluble barium salt is treated with an excess of sodium sulfate to precipitate 11.2 gram BaSO4. The barium salt is it. Which barium salt is it? Now there is some barium salt. in सब में देखो BaCl2, Ba का नाइट्रेट, इस तरह के कंपाउंड्स दिए हुए हैं। लेट्स सी दैट, यहाँ पर बोल रहा है 10 ग्राम सैंपल ऑफ सॉल्युबल बेरियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो एक बेरियम सॉल्ट है, उसको मैं इन जनरल देखो हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, समथिंग का ट्वाइस, है ना, सारे ऑप्शन में यही दे रहा है, तो मैं इसको BaA2 मान लेता हूँ अभी के लिए। और ये इसको ट्रीट किया है किस चीज से, सोडियम सल्फेट से, Na2SO4 से,
और सारा का सारा बेरियम वाला जो पार्ट है दैट इज गोइंग इन BaSO4, ठीक है। एंड दिस वन इज 11.21 ग्राम। बेरियम पे POC लगता हुआ दिख रहा है ना, बेरियम एटम्स पे, बेरियम का सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है। तो बेरियम पे POC लगाएंगे, सो POC ऑन बेरियम क्या होगा, moles of barium atoms in BaA2 will be equal to moles of barium atom in BaSO4, and that will be, क्योंकि इसमें एक ही है और इसमें भी एक ही है, तो 1 into moles of BaA2 will be equal to 1 into moles of BaSO4। तो BaA2 के लिए मास दिया हुआ है दैट इज 10 ग्राम, तो 10 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास m मान लेते हैं, बाद में वो सॉल्व करके निकाल देंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर इसके लिए 11.21 डिवाइडेड बाय बेरियम सल्फेट, देखो कितना होगा बेरियम के लिए दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है 233.4, ठीक है, दैट हैज बीन गिवन। सो नाउ इसको सॉल्व कर जो m निकालो, और देखो m कहां से मैच कर रहा है, तो m इज 2334 डिवाइडेड बाय 11.21, 200 प्लस दिख रहा है लेकिन 200 प्लस सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर तुमको एग्जैक्ट क्या, लेट्स सी दैट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2334 बाय 1121 इनटू 100, तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 2 पॉइंट, हाँ ठीक है आ जाएगा 2.08, तो ये 208 लिख सकते हैं, and that is A option. Okay, sir. Thank you. So I just needed to recognize that POAC to you. Because I am seeing the barium का source एक ही है और destination एक ही है और उसमें relation दिया हुआ है ना. Even then you can solve it by general stoichiometry also. BaA2 plus Na2SO4 giving BaSO4 plus 2Na8, ऐसा लिखते हैं। फिर भी देखो ना 1 mole will produce 1 mole, तो दोनों के मोल्स बराबर कर देने हैं, तो यहाँ से भी चले, इससे भी कर सकते थे, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे। Yes, sir. Sometimes we get confused about the exact direction if it is not given, तो फिर वहां पर POC काफी काम है। So any other question? क्वेश्चन नंबर 39। 39 ऐसा क्वेश्चन तो करवाया था ना मैंने डाइल्यूशन में, डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन याद करो, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ऐड, 39 में तो क्या हो रहा है, डाइल्यूशन ही हो रहा है ना, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है ऐड करने के लिए ताकि उसका मोलरिटी जो है 0.5 से 0.2 हो जाए ना, ऐसा क्वेश्चन किया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। सो मोल्स कैसे निकालते थे, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम है ना, ये किया था हम लोगों ने, M1V1 इक्वल्स M2V2 कैन बी अप्लाइड इन डाइल्यूशन। सो इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है और फाइनल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, सो इनिशियल सॉरी फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम इज 16 ml एंड मोलरिटी इज 0.5, सो 0.5 इनटू, अगर मैं लीटर में चलूं तो 16/1000 लिख लो, और यहाँ पर ये है 0.2 इनटू मान लो x ml है, तो 1000 नहीं भी लिखते तो चलता काम, क्योंकि ये ऐसे भी कैंसिल आउट हो रहा है। नाउ दैट विल गिव यू x इक्वल्स, ये देखो 8 हो गया, 8/0.2 इज 40 है ना, तो ये हो गया फाइनल वॉल्यूम, दिस इज नॉट द आंसर अगेन। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड रिक्वायर्ड और एडेड, दोनों लिख देते हैं, रिक्वायर्ड टू बी एडेड will be V2 minus V1 है ना, and that will be 40 minus initial was 16 ml, so that is 24 ml. I did not read the question carefully. That you have to take care है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं आती है, यही जो केयरलेसनेस जरा सी आ जाती है ना एग्जाम में, नॉट बिकॉज ऑफ इंटेंशनली, कभी कभी होता है जल्दबाजी में, ये क्वेश्चन तो आता है जल्दी में देखा, ऑलवेज कंफर्म दैट, बात मेरी मान लोगे ये बात ना, तो हमेशा देखना कुछ ना कुछ फायदा तो एग्जाम में होगा। ऑलवेज कंफर्म बिफोर, अभी तो क्लिक करना होता है ना कंप्यूटर पे अगर टेस्ट देते हैं,
क्लिक करने से पहले एक बार जरूर इंश्योर करना कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड व्हाट आई एम रिपोर्टिंग आर दे सेम और डिफरेंट। कभी कभी क्या होता है ना, अपन कुछ आंसर निकालते हैं, जैसे यहाँ x इक्वल्स 40 ml हम लोगों ने निकाल लिया, देखा एक ऑप्शन 48 टिक लगाया, आगे बढ़ गया, द थिंग व्हिच इज आस्क्ड इज नॉट 40 ml, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखने का है कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, व्हाट आई एम रिपोर्टिंग, एक बार जरूर चेक करने का। इट विल जस्ट टेक 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड मैक्स लगे हर क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। बट वो इंश्योर करेगा कि यू हैव गिवन योर बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। Okay, anything else? So in question number 32, I got the answer right, but I didn't understand the question completely. So how will you get the answer right? So I can't explain. It was much like intuition. Okay, चलो ठीक है, लेकिन इंट्यूशन पे काम नहीं करने का है, सीखने का है ना। जब तक सही सही नहीं आ रहा है, नहीं रिपोर्ट करने का, आईआईटी में धोखा दे सकता है। Even one negative marking can bring you below the cutoff mark or can bring your rank significantly less, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। चलो ठीक है, सीखते हैं, अभी तो सीखने का फेज है, चलेगा। So you are having a salt A2SO4.XH2O and it is saying कि on being heated it is losing 45% of mass and it becomes anhydrous. Anhydrous means losing all the water. XH2. So when it is losing all the water, it is simply A2SO4 and H2O is going outside, ठीक है। तो जितना परसेंटेज इसका वाटर का है बाय मास, दैट इज 45% है ना, दैट इज द लॉस इन मास। सो परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ग्रुप या आयन या एटम किसी के लिए। तो यहाँ पर परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर विल बी x ही है यहाँ पे, तो x इंटू 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाय इसका m टोटल, है ना। ये फॉर्मूला यूज किया कई बार हम लोगों ने। Now this percent is definitely 45 because that is the percentage loss in mass and what it was losing, that was water. That's why 45 will be equal to x into 18 into 100 divided by इसका molecular mass कितना होगा, तो देखो A के लिए atomic mass given is 7. We'll write 7 into 2 plus ये पूरा देखोगे तो 96 हो जाता है, plus this is 18x. Solve this equation. 1800x इक्वल्स, ये देखो कितना आ रहा है 14 और ये 110 आ रहा है, तो 110 प्लस 18x इंटू 45, 45 से कैंसिल आउट होता है, इजी हो जाएगा। 45 इंटू 4 तो 40x हो गया ये, इक्वल्स 110 माइनस प्लस 18x, so 22x is 110, x is 5. Okay. Okay, sir. I got it. सर FbO का 40। So how many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 moles of oxygen atom? ये तो किया है ना ABC वाला, 40 from FB objective. This says Mg3PO4 twice, and in that it is asking oxygen. So we know that moles of Mg3PO4 twice divided by 1 will be moles of O divided by 8, है ना। Now moles of oxygen is given, so moles of Mg3PO4 twice will be, moles of oxygen is given as 0.25, so 0.25 by 8, 1 by 32. तो कैलकुलेट कर लो इसको, है ना। That is 1 by 32. So that is 0 point अगर देखना है, या फिर 100 by 32 into 10 raised to minus 2, that is 3 point, so 396 4 to 1 80, so 2 and 5 into 10 raised to minus 2. Okay. Sir, what you did in second last step? ये देखा था ना, ये इसमें बोला था ना, moles of AX, BY, CZ will be moles of A by X, moles of B by Y, है ना, moles of C by Z, है ना, वही वाला है। Sir, second last step में आपने क्या किया? 1 by 32 is equal to This one? Yes sir. 100 into 10 raised to minus 2 is 1 ना? Yes sir. Yeah.
So that I've written 1 की जगह 100 into 10 minus 10 is to minus 2. ऐसा क्यों किया? Because we'll be getting a number in between 1 and 10 है ना? Because I was seeing the option that was either in decimal, one thing was in decimal, remaining thing was in terms of 10 raised to minus 2 है ना? That's why I converted that. सर फिर कभी आप डाउट लेक्चर रख सकते हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है बुकलेट। अभी तो इस वीक में तो मेरा पूरा शेड्यूल ही फुल दिख रहा है, फिर नेक्स्ट वीक का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक चलेगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। एनी अदर पर्सन इज हैविंग एनी अदर डाउट? कोई भी डाउट पूछो, आज खुल के पूछो, पूछने का दिन है। सर आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सिखाया था ना सर? बहुत शॉर्ट में बताया था, मैंने बोला था स्टार्ट के मॉड्यूल के 2-3 पेज है, पढ़ जाओ, बहुत सिंपल है। अगर उसमें डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। सर उसके क्वेश्चंस कैसे किए वो बता दो ना, फर्स्ट सेकंड। मैंने बताया ना क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। एक क्वेश्चन होगा कि दे विल बी गिविंग यू सम एग्जांपल, बोलेगा कौन सा लॉ फॉलो है ना, या फिर लॉ देते हुए पूछेगा ये लॉ किस एग्जांपल में फॉलो है ना, तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो मैंने बताया था, एक बार फिर बोल देता हूँ, पांचों लॉ एक साथ बोल देता हूँ मैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वो पूरे रिएक्शन में बताएंगे, बिफोर रिएक्शन ये मास था, आफ्टर रिएक्शन ये मास है, तो बिफोर रिएक्शन टोटल मास विल बी इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन टोटल मास, इफ दैट इज हैपनिंग दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उसमें क्या होता है, किसी एक दिए हुए कंपाउंड में मास रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। तो बोलेगा एक सोर्स से लाया वाटर, तो वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास इतना और इतना मिला, और दूसरे जगह से लाया तो इतना और इतना मिला। दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या है। इफ दैट इज सेम इन बोथ द केसेस, दैट मींस इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ मास फिक्स्ड प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, दैट इज सेकंड। तीसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसमें क्या करेगा, दो एलिमेंट से बने हुए मल्टीपल कंपाउंड की बात करेगा, H2O एंड H2O2 की बात करेगा, या CO एंड CO2 की बात करेगा, या FeO एंड Fe2O3 की बात करें। अगर इस तरह के केसेस की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसमें क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट का मास फिक्स रखते हुए दूसरे एलिमेंट के जो मासेस उससे रिएक्ट करते हैं, दोज आर इन सिंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल बोलेगा जो जरा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो दे विल बी टेकिंग 3 एलिमेंट्स, जैसे HO एंड मान लो कार्बन ले लिया। ठीक है, सो नाउ दे विल बी टॉकिंग अबाउट 3 कंपाउंड्स, एक H और O का बना हुआ, एक C और O का बना हुआ, और तीसरा C एंड H का बना हुआ। तो बोलेगा O के एक फिक्स्ड मास से कार्बन कितना रिएक्ट कर रहा है इन CO2 एंड हाइड्रोजन कितना रिएक्ट कर रहा है इन H2O, दैट रेशियो विल बी in simple proportion to the mass ratio of carbon and hydrogen reacting in CH4। अगर इस तरह के एग्जांपल की बात कर रहे हैं, they are talking about law of reciprocal proportion। पांचवा लॉ है गेलुजाक लॉ, वो गैसियस वॉल्यूम की बात कर रहा है, उनके सिंपल प्रोपोर्शन ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट गेलुजाक। ठीक है, तो ये लॉ कहां पर वैलिड है, कौन से एग्जांपल दिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहां इनवैलिड हो जाते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, केमिकल रिएक्शंस में हमेशा वैलिड है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं होता है, सम ऑफ द मास may be converted into energy, and that's why law of conservation of mass will be valid for chemical reaction but not for this nuclear reaction। that's one thing। दूसरी चीज है, ये जो सिंपल प्रोपोर्शन होता है ना, वो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में काम करता है, लेकिन अगर तुमने दूसरे आइसोटोप ले लिए तो ये सारे लॉ बिगड़ जाए। एक जगह तुमने Cl35 वाला ले लिया, दूसरी जगह Cl37 वाला ले लिया, लॉ बिगड़ गया। यहाँ पर H तुमने एक जगह, यहाँ पर तुमने H1 ले लिया, और यहाँ पर तुमने H जो लिया वो H2 अगर नहीं देगा ये से, है ना। दैट्स व्हाई ये जो आइसोटोप्स, डिफरेंट आइसोटोप्स है, उस समय तक मिले नहीं थे, इसलिए उसकी बात नहीं होती है। दैट्स व्हाई दिस लॉ, जितने लॉ है ये सब इनवैलिड हो जाएंगे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट आइसोटोप्स। या फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, वो अभी नहीं पढ़ा है, वो कैसे होते हैं, इस तरह का होगा FeXO, वहां पे X इज 0.92 to 0.95। इस तरह के कंपाउंड्स को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, जो बाद में पढ़ना है। तो उनके लिए ये सारे लॉ वैलिड नहीं रह जाएंगे ना, क्योंकि ये सिंपल प्रोपोर्शन नहीं रहेगा। वैसा ये कंपाउंड होता है Zn, मान लो YO लिख दिया, Y इज इन बिटवीन 1.03 से 1.05 या 1.02 से 1.05, ऐसा लिख दिया, तो दैट इज आल्सो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। दिस विल नॉट बी फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ रूल्स। ठीक है, तो ये सब चीजें जाननी इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके सर, बस इतना ही था, जितना बोला उससे ज्यादा नहीं पूछता। एनी अदर थिंग?
सर जो एक्सपर्टाइज अटेनर्स के क्वेश्चंस हैं, हाँ, वो अगले कई महीनों में धीरे धीरे सॉल्व करना होगा, तुरंत फैकल्टी से भी मत पूछना, ठीक है। तो धीरे धीरे सेंस आएगा, थोड़ी सी मैच्योरिटी बढ़ेगी तो तुम अपने आप देख पाओगे, है ना। तो तुरंत सोचोगे ना एक दिन में सारा सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। मैंने सॉल्व नहीं किया सर, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस ही कब सॉल्व करने होंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि टेक योर टाइम एंड जस्ट एक बार एक क्वेश्चन चूज किया, जो लगे उसमें से कोई एक सॉल्व होने जैसा लग रहा है उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है, और फिर उसको छोड़ दो। दिमाग क्या होता है ना, दिमाग छोड़ता नहीं है, उसको धीरे धीरे वो फॉलो करेगा। देयर विल बी अ टाइम जब तुमको लगेगा नहीं इससे काम हो जाना चाहिए, एक दो दिन के बाद फिर से देखो उसको, अगर हो गया तो ठीक है, दो तीन अटेम्प्ट में अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाके फैकल्टी से पूछो, ठीक है। वो एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो टाइम लगता है, तो उसमें टाइम देने से तुम्हारी मैच्योरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो जब आईआईटी जब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन वगैरह पूछने लगता है तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा एक्सपर्टीज अटेनर का। तो थोड़ा थोड़ा टाइम देने का, एक दो क्वेश्चन एक बार में चूज किया, सॉल्व कर लिया, फिर दो तीन दिन के बाद फिर दो तीन क्वेश्चन उठा लिया, फिर सॉल्व कर लिया, ऐसा। सर 12th में मूल कंसेप्ट नहीं है ना? कि नहीं मैंने अभी तक उसके पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और मेरे को कोई इशू नहीं है, देन यू कैन गो थ्रू द होल सेक्शन। Sir, in class 12 we aren't taught मूल concept, right? कहीं कहीं पढ़ाते, क्लास 9 में पढ़ा देते हैं, मेरे को तो क्लास 9 में पढ़ा दिया, Sir, बहुत class ज्यादा 10 में तो डिटेल में पढ़ाए नहीं, हम लोग को भी। पार्ट ऑफ वाज टॉट इन 9th क्लास। अभी का पता नहीं क्या चलता है। हाँ, जो लोग फाउंडेशन वगैरह का कोर्स करते हैं ना उनको पढ़ा दिया जाता है काफी कुछ, फाउंडेशन वगैरह का कोर्स किए हुए रहते हैं तो 6th में 7th में जहां भी मिलते हैं उनको पढ़ा दिया। सर 9th क्लास में हम लोग को भी बहुत बेस पढ़ाया गया था, 11th में आगे इतना डिटेल में हम लोग को पढ़ाया था। इसलिए तो 11th में आके डिटेल में पढ़ना है, नाम ही फाउंडेशन है ना, तो वहां तो जस्ट बेसिक्स दे दिया गया कि चलो इतना तो कम से कम सीख जाओ, है ना। सर अगर सीबीए मतलब एनसीईआरटी हमारे बुक में 11th की केमिस्ट्री बुक में ये चैप्टर सेट करता है, तो ये क्वेश्चन तो एक टाइप से 11th के सिलेबस के विद इन ही आता है, राइट? देखो अब जेई एडवांस जो है ना वो थोड़ी कलाकारी है। वो कलाकारी क्या है, कंसेप्ट्स बेसिक वही रहते हैं। देखो ना अभी मैंने तुमको दिखाया ना, इतने सारे क्वेश्चन मैंने जो पूरे चैप्टर बताने में दिखाए, वो बेसिक्स तो वही है सबके, है ना, लेकिन एप्लीकेशन मोड में वो बहुत आगे तक जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा तुमको दिखेगा जेई एडवांस के पेपर में स्पेशली, देयर इज अ लिमिट टू जेई मेंस, बट जेई एडवांस में यू विल ऑलवेज सी द एप्लीकेशन इन अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। सो वहां पर तुमको बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, इसलिए दैट्स व्हाई वी सजेस्ट कि जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा एप्लीकेशन मोड में चलोगे एंड उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये सॉल्यूशन फैकल्टी नहीं, बच्चा खुद करके लाएगा तो जाके वो बिल्डअप होगा, है ना। सर कई बार बच्चे डाउट करते हैं, मैं हिंट दे के छोड़ दूं कि चलो ये इतना बताया आप जाके खुद से ट्राई करो। हमेशा टीचर से हिंट लेने की कोशिश करो। यस सर, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कि मतलब मैंने सुना ही नहीं है, जैसे सम स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स ऑफ व्हिच वी हैवंट हर्ड द नेम। नहीं तो वो तो अभी इसलिए तो अभी सिखा रहा हूँ ना, अभी सीखे हो फिर धीरे धीरे और सीखोगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ओके सर। आतिफ मेरा स्कोर जान के ही रहेगा, इट वाज अराउंड 50% एंड दैट टाइम 50% मींस अंडर 1000 रैंक, ठीक है। अब नहीं काम चलता 50%। Okay, sir. I think one day I will be able to do these expertise quotation. हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, अरे देखो ना ये टाइम लगता है, कई बार होता है ना कि स्टार्ट में लगेगा नहीं हो पा रहा है, बट देयर विल बी अ टाइम। अभी क्या है ना, तुम्हारी मैच्योरिटी भी बढ़ती है धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी जो चीज नहीं समझ में आ रही है ना, आफ्टर 3 और 4 मंथ्स इट विल बी ऑब्वियस टू, अरे ये तो होता है, ये तो समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो ऐसा फेज आएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट बिलीव इन दिस जर्नी एंड बी पार्टिसिपेट इन द जर्नी, ठीक है, पार्टिसिपेट इन द जर्नी कंप्लीटली, ठीक है। नहीं आ रहा है समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट एफर्ट डालते जाएंगे देयर विल बी अ टाइम जब तुमको क्लिक हो जाएगा, है ना। साइकिल चलाना सीखा था तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ना, गिरते हैं फिर संभलते हैं, एंड देयर विल बी अ टाइम जब तुमको लगेगा मैं हाथ छोड़ के चला सकता हूँ, ऐसे चलाना नहीं कभी, लेकिन देयर इज अ टाइम ना जब तुमको लगता है ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे, सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी प्रोसेस फिट है जिससे हम लोग चला रहे हैं, बस पैडल मारते रहे और साइकिल अपने आप चलती है। स्टार्ट का याद करो कितने कंसस होते हैं, हैंडल देख रहे हैं, आजू बाजू देख रहे हैं, सामने कोई आ गया कि नहीं आ गया, घंटी मारने की ब्रेक मारना है पता ही नहीं चल रहा है, तो ये सब प्रोसेस आता है ना। तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एनीथिंग एंड फेलियर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी लर्न, ये हमेशा ध्यान रखना।
तो whenever you are getting failed तो समझो कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये नहीं कि एक कहानी खत्म हो गई अब इसके आगे तो कहानी नहीं है मैं फेल कर, दैट इज नॉट द एंड, दैट इज द प्रोसेस। ठीक है, कोई भी जितने भी डिस्कवरीज हुए, इन्वेंशंस हुए, विदाउट फेलियर हुआ है क्या कुछ? तो जितने डिस्कवरीज और जितने इन्वेंशंस है ना, वो सब सक्सेस की कहानी कम, फेलियर की कहानी ज्यादा है। वो कई बार फेल करने के बाद एक बार सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, और विदाउट फेलियर सक्सेस नहीं मिल सकता। फेल होके तो सीखते ना, नहीं ये अभी भी गड़बड़ है और ठीक करना है और ठीक करना है, ये करते करते धीरे धीरे कॉन्फिडेंस है एंड देन दे गॉट सक्सेस। वैसे तुम्हारे साथ भी है, लर्निंग का प्रोसेस यही हो, किसी भी चीज को सीखो, कभी भी सीखो, लाइफ में सीखो या मैथ में सीखो या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आर्ट में, म्यूजिक में, कहीं भी सीखो, देयर इज अ प्रोसेस व्हिच यू हैव टू फॉलो। सर एक एटॉमिक का डाउट था, पूछ सकता हूँ क्या? बोलो बोलो, चलेगा। सर वो डेल्टन ने बोला था एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ, सर उसमें मींस एटम क्रिएट हो सकते हैं क्या फ्यूजन और फिजन से? नहीं तो तुम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हो ना, ही वाज टॉकिंग अबाउट जस्ट केमिकल रिएक्शन, है ना। तो एटम्स, तो डाल्टन का लॉ इनवैलिड हुआ ना, इसलिए तो डाल्टन के लॉ के ड्रॉबैक में एक ये भी है, उन्होंने कहा इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट का एटम कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ एलिमेंट का एटम, है ना। यूरेनियम हो सकता है लेड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज पॉसिबल, बट दैट इज पॉसिबल इन न्यूक्लियर रिएक्शन, बट दैट डजंट हैपन इन केमिकल रिएक्शन, है ना। जितने भी रिएक्शन देखे, कभी ऐसा देखा है कि मैग्नीशियम चला और सोडियम बन गया? ये तो नहीं हुआ ना कभी। यस सर। तो हिज that part of law is still valid for chemical reaction but not for nuclear reaction. ओके सर। Anything else? Dalton was a school teacher, पता है? Yes, sir. And he never did any type of experiment in lab. He just observed the things, he just read the discoveries and the experiments by other scientists, and then he was able to get all these things. That was quite successful. कलर ब्लाइंडनेस का पहला डॉक्यूमेंटेशन डाल्टन ने किया था, तो कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग डाल्टनिज्म भी बोलते हैं। Sir, one more query, not related to mole concept. ओके, So why is Cu2 plus more stable than Cu? ये हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आएगा ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो वहां पर देखोगे कि कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +2 ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये पढ़ोगे। Okay, sir. And I have been hearing a term a lot of times. So what does enthalpy mean? अभी के लिए उसको एनर्जी समझ लो, लेकिन आगे जाके उसका डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो इन एनी रिएक्शन और प्रोसेस इफ सम एनर्जी इज रिलीज्ड और कंज्यूम्ड, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंथैल्पी चेंज। ठीक है, वो कहानी आएगी तुम्हारे छठे चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पे। ठीक है, तो अभी के लिए अगर किसी ने कहा है इंथैल्पी चेंज, उसका मतलब समझ लो एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड। इफ दैट इंथैल्पी चेंज इज रिप्रेजेंटेड विद नेगेटिव साइन, यू कॉल इट कि प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई है। इफ इट इज विद पॉजिटिव साइन, दैट मींस दैट मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अभी के लिए इतना समझो, डिटेल्ड पार्ट 6 चैप्टर। Okay, sir. एनीथिंग एल्स? Thank you, sir. मौसमी ने पूछा पीरियोडिक टेबल बेस्ड कितने चैप्टर हैं? पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट, ऑर्गेनिक में थोड़ा कम। ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन के, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा, बट कहीं कहीं यूज आता है। अदरवाइज पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक टेबल। Many chapters of physical chemistry will be depending or will be referring to periodic table. ठीक है, chemical bonding will be depending on periodic table only. So periodic table will be followed by chemical bonding. Chemical bonding में देखोगे यही जो सीखा है periodic table में, उसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। फिर केमिकल बॉन्डिंग के बाद जब पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, उसमें पूरा यही खेल रहे होंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल ही खेल रहे हैं। दैट्स व्हाई पीरियोडिक टेबल देखना स्टार्ट करो, उससे दोस्ती करो। जितनी जल्दी दोस्ती होगी उतना अच्छा काम हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ इस फ्रेंडशिप से निकल आए। सो हैव फ्रेंडशिप विद द पीरियोडिक टेबल इफ यू वांट टू डील विद द केमिस्ट्री, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर कितने एलिमेंट्स लर्न करने होते हैं उसमें? मेरे 30 to 40 एलिमेंट्स लर्न हो गए विद एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। सारे एलिमेंट लर्न कर जाओ,
ठीक है, अभी के लिए मैंने बोला था 36 तक चलेगा। ठीक है, पहले 36 जो है, पहले 4 रोज जो है ना, जिनको पीरियड्स बोलते हैं वहां पे, तो फर्स्ट 4 पीरियड्स विल बी सफिशिएंट फॉर राइट नाउ। बट आगे जाकर जब इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो हर ग्रुप को पढ़ना है। हर ग्रुप को पढ़ने का मतलब, हर कॉलम को पढ़ने का मतलब है कि तुम सारे एलिमेंट पढ़ने वाले, है ना। देयर विल बी टाइम जब तुमको यू आर सपोज टू नो एवरी एलिमेंट एंड यू विल बी नोइंग, क्योंकि तुमको पढ़ाया जाएगा वो डिटेल, है ना। अभी लगता है कि रट्टा मारना है, धीरे धीरे पढ़ने लगोगे तो फिर वो याद आ जाएगा, हाँ इसके नीचे ये एलिमेंट है, इसके नीचे ये एलिमेंट है। देयर विल बी टाइम, बट इट विल टेक टाइम। ओके, एनी अदर डाउट, एनी अदर? सर लर्न क्या करना होता है एटॉमिक का? एटॉमिक मास ये देता है। एलिमेंट्स के नेम। एक पर्टिकुलर कॉलम में, जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कौन ऊपर कौन नीचे, पूरा सीक्वेंस, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। बिकॉज जब तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड किया जाएगा ना, उसके ठीक बाद पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा, तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही पूरा पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया है, एंड दैट लीड्स टू डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो प्रॉपर्टी का जो ऑब्जर्वेशन होगा, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कि तुम राइट जा रहे हो लेफ्ट से इन पीरियोडिक टेबल, और टॉप से बॉटम जा रहे हो, तो देयर विल बी अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सो इफ यू डोंट नो दैट ऑर्डर, तो हाउ कैन यू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना। अगर मैं बोलूं कि ग्रुप में नीचे से ऊपर जाने पर देयर इज समथिंग कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो बढ़ेगी, तुमको पहले पता रहेगा कि पोटेशियम ऊपर है कि सोडियम ऊपर है, तब तो बताओगे ना किसकी ज्यादा होगी, है ना। सर डाउन द ग्रुप असल में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और एटम का साइज जो होता है वो और बड़ा होता रहता है। यस, गुड। So that's why ionization enthalpy decreases. अब समझो, मैंने पूछा कि आप बताओ इसकी बेसिस पे बताओ किसका साइज बढ़ा, पोटेशियम या सोडियम? So potassium. क्योंकि पोटेशियम नीचे है, तो तुमको पता है ना कि सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, उसके नीचे रुबिडियम आता है, उसके नीचे सीजियम आता है। ये पता रहेगा तभी तो ऑर्डर बता पाओगे ना, है ना। तो Yes, sir. एक जनरल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें हमको पता तो होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ पर अरेंज है। सर प्रेफरेबल क्या है कि मींस सीक्वेंस वाइज लर्न करने का कि नंबर वाइज? सर मैंने टेबल कभी लर्न ही नहीं की। मतलब लेफ्ट से राइट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ऊपर से नीचे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये ठीक है। सर बहुत लोग न्यूमोनिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ, वो अपना अपना तरीका है, अपना अपना तरीका है। ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं तो फिर एंड करें। ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है, फिर बाय एवरीवन। ओके, बाय बाय।